अगर हम क्लास 12th हिंदी के बात किया जाए तो हिंदी में है टोटल 26 चैप्टर, जिसमें से आते हैं पद खंड में 13 चैप्टर और गद्य खंड में 13 चैप्टर आते हैं। और हाँ, हर एक चैप्टर में लगभग 20 ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो अगर 20 से 20 में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो है ना कितना हो जाएगा, तो 400 प्लस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन हाँ, किसी चैप्टर में 20 से अधिक ऑब्जेक्टिव भी है। तो इस वीडियो में हम अगर बात किया जाए कंप्लीटली तब टोटल 500 से ऊपर ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है ना 100% क्या 100% आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और 100% आपका ऑब्जेक्टिव का किस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम 100% लिख कर दे सकते हैं ये वाली बात, लेकिन आपको देखना होगा पूरा फुल वीडियो, क्योंकि जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप बहुत सारे चैप्टर मिस कर देंगे और नहीं देख पाएंगे। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चैप्टर 1-2 तक जो देखेंगे और बाद में बोर होकर छोड़ देंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हम आपको फनी तरीके से बताएंगे, बीच बीच में आपको हंसाएंगे भी और अच्छे से हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे। तो चलिए ना भाई साहब, एक बार देख लेते हैं चैप्टर क्या क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम बातचीत है और सब चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट चैप्टर का नाम देख लेते हैं। तो अंतिम चैप्टर का नाम है शिक्षा, जो कि पद खंड के तरफ से आते हैं, सॉरी गद्य खंड के तरफ से आते हैं। ठीक है, क्या तो गद्य खंड के तरफ से आते हैं। और पद खंड के तरफ से सबसे पहला चैप्टर का नाम है करवक। ठीक है, क्या है, सबसे पहला चैप्टर का नाम है करवक, जिसको लिखे हुए हैं मालिक मोहम्मद जायसी जी। और लास्ट चैप्टर का हो जाएगा गाँव का घर। ठीक है, क्या हो जाएंगे, लास्ट चैप्टर का नाम है गांव का घर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो टोटल 26 चैप्टर हो गया ना। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 यानी बातचीत, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बातचीत, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी और चैप्टर नंबर 1 है, और जिसका सबसे पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। यह प्रश्न जो है ना, यह प्रश्न जो है ना बार बार पूछा गया है। और एक बात आपको और ध्यान देना है, अगर मान लीजिए बाई मिस्टेक हम किसी का आंसर जो है ना गलत बता दिए, वैसे तो हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन बाई मिस्टेक अगर गलत बता दिए, क्योंकि लंबा सेशन होगी, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आंसर करके लिखा हुआ है रेड लाइन में। तो आप जो है ना इसे देख सकते हैं, यहाँ पर राइट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, और कहीं कहीं पर यहाँ पर भी गलत लिखा गया है, तो हम आपको वहाँ पर सही कर देंगे, हम अपने मुंह से बोल करके। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो सी हो जाएगा। बातचीत के जरिए जो है ना मवाद या धुआं जमा रहता है और भाप बनकर निकल पड़ता है। प्रश्न नंबर 2 आते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट जी लिखते हैं कि जैसा काम वैसा परिणाम किसके द्वारा लिखित है, तो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, बात जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बेनी प्रसाद भट्ट। अगर एग्जाम में आए बेनी प्रसाद भट्ट होगा या फिर टेनी प्रसाद होगा या फिर सैनी प्रसाद होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, क्या हो जाएंगे, तो बेनी प्रसाद भट्ट जी हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी के नाम। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है, दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए चंद्र शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन बी है मलयज, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट जी और ऑप्शन नंबर डी है भगत। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी बालकृष्ण भट्ट जी लिखते हैं दमयंती स्वयंवर। कौन लिखते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखते हैं, ये लोग बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या है, यानी बातचीत के जो विधा होता है ना, विधा क्या है, यानी क्या चीज है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है कि। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ललित निबंध है। तो यहाँ पर ललित निबंध आपको देखिए या फिर ओनली निबंध दिखे। अगर मान लीजिए ललित नहीं भी रहता है तो ओनली आपको निबंध भी रहना है तो निबंध में मारना है, और ललित निबंध रहे तो ललित निबंध में मारना है। ठीक है, तो आपको इस बात को याद रखना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, निबंध पढ़ के जाते हैं और वहाँ पर अगर ललित निबंध हो गया तो बोलते हैं ऑप्शन ही नहीं था। तो इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला प्रश्न हम लोग के है, बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारतेंदु युग के। किस युग के हो जाएंगे, भारतेंदु युग के हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी निबंधकार। अगला प्रश्न हम लोग का है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है,
अगला प्रश्न हम लोग का है स्वगता स्वयंवर रचना है। स्वगता स्वयंवर जो है ना किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट का, तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप बुक में अच्छे से लेखक परिचय पढ़ेंगे ना, जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर आप अभी अपना बुक लेकर देखिएगा, तो वहाँ पर आपको बालकृष्ण भट्ट जी ओनली जो है ना दमयंती स्वयंवर लिखे हुए हैं। श्रीनिवास दास जी जो है ना क्या लिखे हैं? स्वगता स्वयंवर लिखे हुए हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग का है 9 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रेल का बिकट खेल। क्या हो जाएंगे? रेल का बिकट खेल। कछुआ धर्म बिल्कुल भी नहीं होगा। रेणुका बिल्कुल भी नहीं होगा। परिचय विद्या बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हिंदी प्रदीप नामक जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी ने मासिक पत्र निकाला था। ज्योत्सना नहीं निकाले थे। अब आप बताइएगा ज्योत्सना किसने निकाला था मासिक पत्र? ठीक है, यहाँ पर तो हो जाएंगे हिंदी प्रदीप निकाले थे बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न हम लोग का है 11 नंबर प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो ऑप्शन ए है फ्राइडे के मुंह से, ऑप्शन बी है संडे के मुंह से, ऑप्शन सी है एडिसन के, और ऑप्शन नंबर डी है स्टील के मुंह से। तो किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। कौन? तो रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बातचीत जो है ना चैप्टर कौन लिखे हुए हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हुए हैं। कहते नहीं है कि रामायण खत्म हो गया और सीता का पता नहीं, वही हम लोग 12 क्वेश्चन देख लिया, अभी ये नहीं पता है कि बालकृष्ण भट्ट जी किस चैप्टर का लेखक है। तो आपको याद हो गया ना बातचीत का लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? यानी जो बालकृष्ण भट्ट जी है उसे किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। कौन रखे हैं? तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं होगा, मथुरा उत्तर प्रदेश ना होगा, और ना ही बनारसी उत्तर प्रदेश होगा। क्या हो जाएगा? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हम लोग का बोलने से ही मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब होता है पहचान होता है, यह कौन कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर एडिसन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, स्पेंजर नहीं होगा, मिल्टन नहीं होगा, कौन हो जाएंगे? तो बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में जो है ना दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए है एडिसन का मत है, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन का है, ऑप्शन सी है मिल्टन का है, और ऑप्शन नंबर डी स्पेंजर का है। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ जो है ना दो व्यक्तियों में हो सकती है। अगर एग्जाम में आए कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है, तो दो व्यक्तियों आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत करने से मन। अगला प्रश्न हम लोग का है आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वेंशन सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आधुनिक काल के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी। किस काल के हो जाएंगे? आधुनिक काल के रचनाकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर समाप्त होते हैं बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखित चैप्टर बातचीत। ठीक है, अगला हम लोग का चैप्टर का नाम है उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था, जो कि एक कहानी है। ठीक है, क्या है? जो एक कहानी है और लिखे हुए हैं चंदर शर्मा गुलेरी जी। तो हम लोग उसने कहा था कहानी को जो है ना ऑब्जेक्टिव का इतने अच्छे से देखेंगे कि क्या बताएं, मस्त देखेंगे हम लोग। तो चलिए उसने कहा था कहानी की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है उसने कहा था, जिनका लेखक है चंदर शर्मा गुलेरी जी, और यह एक कहानी है। इसमें बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि कहानी से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जिसका सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है?
तो ऑप्शन नंबर ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी है पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी है पुरस्कार और ऑप्शन नंबर डी है मंगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे पंच परमेश्वर नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएंगे, उसने कहा था हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो है ना, गुलेरी जी की अमर रचना कहा जाए, अमर क्या हो जाएंगे, अमर रचना कहा जाए, यहाँ पर अमर रचना कहा जाए या फिर आपको मील के पत्थर कहानी कहा जाए, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों में से राइट आंसर हो जाएगा मील के पत्थर, सॉरी उसने कहा था ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझिए आप कि अगर मील के पत्थर मतलब पूछा जाए या फिर अमर रचना पूछा जाए चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी, तो उसने कहा था ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। ऑप्शन ए है रोज से है, ऑप्शन बी है उसने कहा था से है, ऑप्शन सी है तीरिस से है और ऑप्शन नंबर डी है जूठन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसने कहा था से है। तेरी कुरमाई हो गई का संबंध जो है ना उसने कहा था कहानी से है। अगला प्रश्न हम लोग का है, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उसने कहा था कहानी में कहते हैं जो सिपाही लोग बॉर्डर पर होते हैं, कहते हैं कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, क्योंकि एक ही जगह पर बार बार रहना और कोई लड़ाई ना होना एक बोर्ड की समान हो जाता है ना। अगला हम लोग का प्रश्न है, मान लीजिए कि आप लोग का एग्जाम ना हो, खाली पढ़ाई करवाना हो, तो बोर होते हैं कि नहीं, और वही क्लास जब आप जो है ना पास आउट करते हैं तो आपको बहुत मजा आता है। नेक्स्ट कहानी है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध का कांटा रचना है, यानी बुध का कांटा कौन लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन बी है चंद्र शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन नंबर डी है नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बुध का कांटा जो है ना क्या कौन लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आए कि बुध का कांटा के लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, यानी कि 19वीं सदी के, कौन सा सदी के हो जाएंगे, 19वीं सदी के हो जाएंगे चंद्र शर्मा गुलेरी जी प्रमुख लेखक। इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, 19वीं नहीं होगा 20वीं सदी हो जाएगा, यहाँ पर हमने बाई मिस्टेक गलत बता दिया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है डी, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हो जाएंगे कौन, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी। अगला प्रश्न हम लोग का है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। तो आंख बंद करके आपको याद रखना है 3 कहानियां। सुखमय जीवन, कौन सा, सुखमय सुखमय जीवन हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे एक उसने कहा था और एक हो जाएंगे एक और कहानी है उसका नाम आगे आपको पता हो जाएगा, यहाँ पर 2 हमको याद है अभी, सुखमय जीवन उसने कहा था और एक है और कुछ, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लहना सिंह, कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लहना सिंह, उसने कहा था कहानी के नायक है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, उसने कहा था कहानी है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी की, यानी युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने के भी कहानी हो जाएंगी, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी अमृतसर का चित्रण है। जैसे कि कोई भी कहानी या फिर फिल्म देखते हैं वहां पर क्या होता है, तो शुरुआत कोई शहर से ना होता है, तो यह जो है ना कहानी का शुरुआत हुआ है अमृतसर नामक एक शहर से, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का आते हैं, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। लहना सिंह जो थे उसका गांव का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे राइट आंसर मांझे। लहना सिंह के गांव के नाम क्या हो जाएंगे, तो मांझे हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, लहना सिंह किस पद पर था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जमदार के पद पे, क्या हो जाएंगे, जमदार के पद पे लहना सिंह था। अगला प्रश्न हम लोग का है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बोधा सिंह, क्या हो जाएंगे, बोधा सिंह हो जाएंगे सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। जो भारतीय सिपाही थे उसको किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए है फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी है तुर्कों के साथ, ऑप्शन सी है अंग्रेजों के साथ और ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी के साथ। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो जर्मनी के साथ था, क्या हुआ था, जर्मनी के साथ हुआ था भारतीय सिपाहियों का संघर्ष या फिर युद्ध कह सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, जर्मन लॉकटन को किसने मार गिराया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी लहना सिंह जो थे ना वो जर्मन लॉकटन को मार गिराया था। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर आते हैं, सिख राइफल जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था। जो सिख राइफल जमदार थे वो लहना सिंह का नंबर क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि 77। जैसे कि आप जब सिपाही सब होते हैं ना वो लोग का नंबर होते हैं, तो इसी प्रकार जो है ना लहना सिंह का नंबर क्या था, तो 77 या फिर 77 कह सकते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग का है सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे चंद्र शर्मा गुलेरी जी का हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सुखमय जीवन जो है ना चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग के आते हैं उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो उसने कहा था कहानी जो है ना 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या आ जाएंगे कछुआ धर्म किसकी कृति है? अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन बी है बाल कृष्ण भट्ट जी की, ऑप्शन सी है चंद्र शर्मा गुलेरी जी की और ऑप्शन नंबर डी है चंद्र शर्मा गुलेरी जी और यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो कछुआ धर्म जो है ना चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखे हुए हैं कछुआ धर्म। अगला प्रश्न हम लोग का है कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मंगनी, जिसे हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं? तो सगाई भी बोल सकते हैं इसे। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी गुलेर नामक ग्राम के जो है ना गुलेरी जी मूल निवासी थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है द्विवेदी युग के, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग के, ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र युग के और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के कहानीकार हो जाएंगे। और वही बाल कृष्ण भट्ट जी की बात किया जाए तो वो आधुनिक काल के है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कब हुआ है? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग का है उसने कहा था जो है ना किस प्रकार की कहानी है? तो ऑप्शन ए है चरित्र प्रधान कहानी है, ऑप्शन बी है कर्म प्रधान कहानी है, ऑप्शन सी है धर्म प्रधान कहानी है और ऑप्शन नंबर डी है भाव प्रधान कहानी है। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे कर्म प्रधान कहानी हो जाएंगे। कौन? तो उसने कहा था कहानी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं 24 नंबर प्रश्न है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो ऑप्शन ए है तेरा नाम क्या है, ऑप्शन बी है तू कहाँ रहती है, ऑप्शन सी है तेरी कुरमाई हो गई और ऑप्शन नंबर डी है तेरी शादी हो गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेरी कुरमाई हो गई। यह बार बार प्रश्न करता था बचपन में। कौन? तो लहना सिंह लड़की से। अगला प्रश्न हम लोग का है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ऑप्शन ए है वजीरा सिंह को, ऑप्शन बी है बोधा सिंह को, ऑप्शन सी है कीरत सिंह को और ऑप्शन नंबर डी है अतर सिंह को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी वजीरा सिंह को भेजता है। कौन? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है चंडीगढ़ के, ऑप्शन बी है अमृतसर के, ऑप्शन सी है लुधियाना के और ऑप्शन नंबर डी है जयपुर के। तो जयपुर तो राजस्थान में आते हैं है ना। और अमृतसर क्या हो जाएंगे? राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अमृतसर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है उसने कहा था कहानी, जिसका लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी जी और यह क्या है? तो एक कहानी है। तो हमने इस चैप्टर का टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा। अब हम लोग का आते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति और लेखक है जयप्रकाश नारायण जी और वह किस क्या चैप्टर है? तो एक भाषण है। तो चलिए जिस प्रकार से हमने चैप्टर 1 यानी बातचीत कंप्लीट किया, जिस प्रकार से हमने उसने कहा था किया, उसी प्रकार से करेंगे भाषण संपूर्ण क्रांति को समाप्त। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। पाठ नंबर यानी चैप्टर नंबर 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण जी और यह चैप्टर क्या है? तो एक भाषण है। तो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न आते हैं हम लोग सब एक एक करके कंप्लीट करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप 100 में 100 सही करके आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति की तरफ से कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? ऑप्शन ए है साम्यवाद, ऑप्शन बी है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन सी है समाजवाद और ऑप्शन नंबर डी है अधिनायकवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएंगे। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण का बचपन के नाम क्या था? ऑप्शन ए हो जाएंगे ददन, ऑप्शन बी हो जाएंगे बबन, ऑप्शन सी है बाउल और ऑप्शन नंबर डी है दीना। तो अक्सर एग्जाम में जब इस प्रकार से आपको नाम रहेगा ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या हो जाएंगे? तो बाउल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है
किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि अभी न जाने इस देश की जनता को कितने मीलों दूर तक जाना है। ठीक है, या ऐसा कौन कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? दलाल कहने का मतलब जयप्रकाश नारायण जी जो थे ना, कहाँ के दलाल कहा गया और किसका दलाल कहा गया? तो ऑप्शन ए है रूस के, ऑप्शन बी है ब्रिटेन के, ऑप्शन सी है जापान के और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अमेरिका का दलाल कहा गया किसे? तो जयप्रकाश नारायण जी को कहा गया। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी है डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी है डॉक्टर मकबूल और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर एजाम। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डॉक्टर रहमान हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर के नाम। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उमा शंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी है शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी है सुरेंद्र दीक्षित को और ऑप्शन नंबर डी है हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे उमा शंकर दीक्षित को हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उमा शंकर दीक्षित हो जाएंगे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आएंगे, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की है? ऑप्शन ए है पटना कॉलेज से, ऑप्शन बी है पटना साइंस कॉलेज से, ऑप्शन सी है हिंदू विश्वविद्यालय से और ऑप्शन डी है बिहार विद्यापीठ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार विद्यापीठ से जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा पास किए हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, फनिस्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मैला आंचल। क्या हो जाएंगे? मैला आंचल। सत्यकामा नहीं होगा, ठीक है, कुरुक्षेत्र नहीं होगा और ना ही उस जनपद की कवि हूं मैं हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? तो मैला आंचल हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण को जो है ना लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जब कभी आप पटना में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्रभावती देवी। क्या हो जाएंगे? प्रभावती देवी हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी के नाम। अगला प्रश्न हम लोग का है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू जी का, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना रचना हो जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न रत्न की उपाधि दी गई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1998 में। कब दी गई थी? 1998 ईस्वी में दी गई थी। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि लोकनायक के नाम से याद करती है। कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना भारत की जनता। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पटना में 5 जून 1974 ईस्वी में। कब हो जाएंगे? पटना में 5 जून 1974 ईस्वी में दिए थे। कौन? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण। अगला प्रश्न हम लोग का आते हैं, जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1974 ईस्वी में जो है ना जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब किया था? तो 1974 ईस्वी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हर्षु दयाल। क्या हो जाएंगे? हर्षु दयाल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया, तो संपूर्ण क्रांति क्या हो जाएंगे? तो एक भाषण हो जाएंगे, क्योंकि निबंध नहीं है और संपूर्ण क्रांति भाषण है, तभी तो जयप्रकाश नारायण ने डिलीवर किए हैं 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। ठीक है,
अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सिताब दियारा में। कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे मैग्सेसे सम्मान से। क्या हो जाएंगे? मैग्सेसे सम्मान से हो जाएंगे पुरस्कारित किया गया। कब? तो जयप्रकाश नारायण को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का आते हैं, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई पीढ़ी के हाथ में हो जाएंगे, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वही तो देश का भविष्य है, वही तो देश का जो है ना प्रोग्रेस यानी कि बढ़ावा दे सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का आते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण जी, और यह चैप्टर क्या हो जाएंगे? तो एक भाषण हो जाएंगे। अगला हम लोग का चैप्टर नंबर 4 का नाम है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर चैप्टर हो जाएंगे, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, और यह चैप्टर क्या है? तो एक निबंध हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से हमने टोटल 3 चैप्टर समाप्त किया है, उसी प्रकार से इस चैप्टर को भी समाप्त करेंगे बहुत मजे मजे से। ठीक है, तो चलिए ना बढ़ते हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 4 का नाम है अर्धनारीश्वर, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, और यह एक चैप्टर क्या हो जाएंगे? तो एक निबंध हो जाएंगे, जिसका सबसे पहला प्रश्न आते हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर की तरफ से, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन ए हो जाएंगे ओ सदा नीरा के, ऑप्शन बी है सिपाही की माँ के, ऑप्शन सी है अर्धनारीश्वर के, और ऑप्शन नंबर डी है प्रकीर्त और समाज के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो अर्धनारीश्वर के हो जाएंगे, यानी नारी और नर एक ही जो है ना द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह जो है ना शीर्षक किस पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर की हो जाएंगे, या फिर यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर चैप्टर की हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पद्म भूषण। कौन सा? तो पद्म भूषण इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर का राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या फिर अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाएंगे अर्धनारीश्वर, या फिर अर्धनारीश्वर कौन लिखे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। तो इस प्रकार से आपका 3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी बेगूसराय में हुआ था। बिहार में बेगूसराय एक जिला है जहां पर रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नारी और पुरुष दोनों के। ठीक है, क्या हो जाएंगे? नारी और पुरुष दोनों के हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे छात्र सहोदर में। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? छात्र सहोदर में इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन ए है बुद्धि है, ऑप्शन बी है समझ है, ऑप्शन सी है भावना है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो अगर पति विचार है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अगर पति विचार है ना तो पत्नी क्या है? तो भावना हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एकांकी से। क्या हो जाएंगे? एकांकी से संबंध है अर्धनारीश्वर चैप्टर का। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर जो है ना कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, कल्पित रूप का, वास्तविक रूप नहीं हो सकता है, कल्पित रूप का, यानी कल्पना किया गया है। जैसे आप जो है ना कल्पना करते हैं ना कि अगर हम फ्यूचर में ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमारे पास गाड़ी बंगला पैसा होगा, उसी प्रकार जो है ना यहाँ पर कल्पित रूप का वर्णन किया गया है, अर्धनारीश्वर करते हैं शंकर और पार्वती जी का। ठीक है, अगला प्रश्न हम आपके आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जूठन, क्योंकि जूठन जो है ना आत्मकथा है और लिखे हुए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जूठन चैप्टर ने। लेकिन उर्वशी लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, रश्मि रथी या फिर कुरुक्षेत्र किसका हो जाएंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अथवा
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी उर्वशी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उर्वशी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं यहाँ पर, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएंगे? कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का आते हैं, गांधारी थी, यानी ये प्रश्न जो है ना अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गांधारी कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दुर्योधन की माँ। ठीक है, अगर कृष्ण की माँ आ जाए या फिर आपको अर्जुन की माँ आ जाए या फिर बलराम की माँ आ जाए तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्या नहीं देना है? ध्यान नहीं देना है, और आपको जो है ना यहाँ पर दुर्योधन की माँ पर मानना है सही राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 14 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ है? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर बी है छायावादी युग के, ऑप्शन नंबर सी है छायादोत्तर युग के, और ऑप्शन नंबर डी है नाबे का जो है ना नाबे काव्य आंदोलन युग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि छायादोत्तर युग के हो जाएंगे कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी युग के कवि हो जाएंगे। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि किस युग के कवि हैं तो आपको आंख बंद करके मारना है सही, छायादोत्तर युग के। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं संस्कृत के 4 अध्याय। कौन लिखते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं संस्कृत के 4 अध्याय काव्य कृति। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोग का काव्य जो है ना बहुत कम प्रश्न था, तो लेकिन यहाँ पर हम लोग समाप्त कर चुके हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर, जो कि 4 नंबर चैप्टर है, लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, और चैप्टर क्या है? तो एक निबंध हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है रोज, और लिखे हुए हैं कौन? तो रोज लिखे हैं सचिदानंद, हीरानंद वत्स्य अज्ञेय जी, और रोज चैप्टर क्या है? तो एक कहानी है। तो उस चैप्टर को भी हम लोग अच्छे से समाप्त करेंगे, एक एक प्रश्न देखेंगे और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो कि नाम है रोज। चैप्टर नंबर 5 का नाम है रोज, जिसका लेखक है सचिदानंद, हीरानंद वत्स्य अज्ञेय जी, और शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं अज्ञेय। रोज कहानी चैप्टर एक कहानी है, और जिसका सबसे पहला प्रश्न आते हैं रोज कहानी के तरफ से कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है? वैसे बता दें आपको, गैंग्रीन जो है ना एक बीमारी है। ठीक है, तो निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी रोज कहानी में गैंग्रीन नामक रोग का जो है ना उल्लेख किया गया है, यानी बात किया गया है, उल्लेख का मतलब। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, मालती किस कहानी की पात्र है? ठीक है, मालती जो है ना किस कहानी के पात्र हो जाएंगे? ऑप्शन ए है सिपाही की माँ, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है तिरिच, और ऑप्शन नंबर डी है गौरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रोज कहानी की पात्र हो जाएंगे मालती। क्योंकि जब हमने अभी आपको जस्ट बताया बातचीत चैप्टर, संपूर्ण क्रांति, और उसने कहा था, और साथ में अर्धनारीश्वर, तो उसमें तो है रोज जो है ना मालती का चर्चा हुआ नहीं, यानी 4 चैप्टर में हुआ नहीं। तो क्या हो जाएगा, 5वां चैप्टर का नाम हो जाएगा रोज, में मालती कहानी के पात्र हो जाएंगे रोज कहानी के। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, प्रश्न नंबर 3 है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? ठीक है, रोज जो शीर्षक कहानी उसमें कौन पूछता है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? ऑप्शन ए है लेखक ने, ऑप्शन बी है पति ने, ऑप्शन सी है भाई ने, और ऑप्शन नंबर डी है चाचा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लेखक ने पूछता है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ठीक है, कौन पूछता है? तो लेखक पूछता है कि जो है ना तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, किससे? तो मालती से पूछता है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, सचिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए है उदय, तिरिच चैप्टर जो है ना उदय प्रकाश जी लिखे हैं, रोज कहानी को अभी पेंडिंग रखते हैं, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखते हैं, और सुखमय जीवन भी लिखते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी से। तो रोज कहानी का लेखक कौन जाएंगे? तो सचिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेय जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? जो महेश्वर है उसकी पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मालती है, ऑप्शन बी है लालती है, ऑप्शन सी है प्रभावती है, और ऑप्शन नंबर डी है कलावती है। तो महेश्वर जी की पत्नी का नाम क्या हो जाएंगे? तो मालती हो जाएंगे, और महेश्वर और मालती के बेटे का नाम क्या हो जाएंगे? तो टीटी हो जाएंगे। आगे आपको देखने को मिल जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग क्या है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी 4 वर्ष बाद जो है ना लेखक मालती से मिलने आता है। कितने वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गैंग्रीन का। किस बीमारी का? तो गैंग्रीन का हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था या फिर मिला था? ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या हो जाएंगे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, अज्ञे जी की पहली जो है ना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पत्रिका सेवा में। किस में? तो पत्रिका सेवा में इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी कि महेश्वर। जो महेश्वर है ना डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 10 वर्ष की उम्र में जो है ना अज्ञे जी कविता लिखना शुरू कर दिया था। जैसे हम जिस उम्र में हम लोग खेलते हैं उस समय उन्होंने कविता लिखना अज्ञे जी शुरू कर दिया था। कितना मेच्योरिटी थी। अगला प्रश्न हम लोग का है, तार सप्तक का संपादक कौन हो जाएंगे? तार सप्तक जो है ना उसका संपादक कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सचिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञे जी हो जाएंगे तार सप्तक का संपादक। अगला प्रश्न हम लोग का है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी अज्ञे जी की रचना है नदी का द्वीप। किसका हो जाएंगे? तो अज्ञे जी का हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार रचना पर जो है ना अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, अज्ञे का जन्म हुआ था, अज्ञे जी का जो है ना जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 7 मार्च 1911 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी में अज्ञे जी का यानी सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञे जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है, अज्ञे के पिता का क्या नाम था? अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अज्ञे जी के पिताजी का क्या नाम हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो जाएंगे अज्ञे जी के पिताजी के नाम। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, उत्तर प्रियदर्शी के नाटक का जो है ना नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अज्ञे, जिसका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञे हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे उपन्यास। क्या हो जाएंगे? उपन्यास हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, अज्ञे की माँ का नाम क्या था? एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सचिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञे जी की माँ का क्या नाम हो जाएंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे व्यमती देवी। क्या हो जाएंगे? व्यमती देवी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का समाप्त होते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था रोज और लिखे हुए थे सचिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञे जी। तो जिस प्रकार से हमने चैप्टर 1 यानी बातचीत चैप्टर से लेकर के और 5 चैप्टर रोज तक कंप्लीट किया है, उसी प्रकार से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। क्या है नाम? एक लेख और एक पत्र, लिखे हुए हैं भगत सिंह, और यह जो है ना एक ऐतिहासिक पत्र है। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी हम लोग एक एक प्रश्न देखेंगे ताकि कोई भी हम लोग का डाउट ना रह जाए और हर एक प्रश्न एग्जाम में आसानी से बने। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 6 एक लेख और एक पत्र। चैप्टर नंबर 6 का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसको लिखे हुए हैं भगत सिंह, और यह एक ऐतिहासिक पत्र बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं हम लोग एक एक प्रश्न देखेंगे ताकि कोई भी डाउट क्लियर ना रह जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए, सब डाउट क्लियर हो जाए। तो भगत सिंह द्वारा लिखित चैप्टर एक लेख एक पत्र के तरफ से सबसे पहला प्रश्न आते हैं कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको आप जितना भी वीवीआई मारना चाहेंगे मार सकते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी सुखदेव को। ठीक है, किसे लिखते हैं? तो सुखदेव को लिखते हैं भगत सिंह पत्र।
अगला प्रश्न हम लोग क्या है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। क्या हो जाएंगे? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर कहा है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, भगत सिंह की रचना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भगत सिंह की रचना हो जाएंगे, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी होंगे, भगत सिंह लिखे हुए हैं एक लेख और एक पत्र। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, 5 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया है? ऑप्शन नंबर ए है 1923 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1925 में और ऑप्शन नंबर डी है 1926 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी को, ऑप्शन बी है स्वतंत्र पार्टी को, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई के नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी को। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग कहते हैं, भगत सिंह ने किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? ऑप्शन ए है 10 वर्ष में, ऑप्शन बी है 12 वर्ष में, ऑप्शन सी है 13 वर्ष में, सॉरी 15 वर्ष में और ऑप्शन नंबर डी है 20 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 वर्ष के उम्र में भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, 8 नंबर प्रश्न है, 1914 में भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? ऑप्शन ए है नेशनल पार्टी, ऑप्शन बी है राष्ट्रवादी पार्टी, ऑप्शन सी है स्वतंत्र पार्टी और ऑप्शन नंबर डी है गदर पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी गदर पार्टी की ओर। ठीक है। किस ओर हो जाएंगे? तो गदर पार्टी की ओर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1921 में, ऑप्शन सी है 1922 में और ऑप्शन नंबर डी है 1924 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि 1922 ईस्वी में हो जाएंगे चौरी चौरा कांड। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1933 को, ऑप्शन सी है 23 मार्च 1932 को और ऑप्शन नंबर डी है 24 मार्च 1934 की। तो भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? ऑप्शन ए है प्रताप से, ऑप्शन बी है दिनमान से, ऑप्शन सी है संघर्ष से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी प्रताप से जुड़े हैं। ठीक है। जो भगत सिंह जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली एक पुस्तक जिसका नाम प्रताप था, उससे कौन जुड़े? तो भगत सिंह जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? ऑप्शन ए है देश की सेवा, ऑप्शन बी है देश से भागना, ऑप्शन सी आत्महत्या और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि आत्महत्या को जो है ना भगत सिंह घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? ऑप्शन ए है क्षमा को, ऑप्शन बी है नम्र व्यवहार को, ऑप्शन सी है मृत्यु दंड को और ऑप्शन नंबर डी है आजीवन कारावास को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो मृत्यु दंड को हो जाएंगे। ठीक है। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो मृत्यु दंड को हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में फेंका था। कब? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था भगत सिंह का जन्म। कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी।
अगला प्रश्न हम लोग क्या आती है, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था या फिर चाचा का नाम था। ऑप्शन नंबर ए है सप्रीत सिंह, ऑप्शन बी है अजीत सिंह, ऑप्शन सी है गुरप्रीत सिंह और ऑप्शन नंबर ये है रणजीत सिंह। तो राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे अजीत सिंह हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भगत सिंह का लिखा हुआ है विद्यार्थी और राजनीतिक। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भगत सिंह का है। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूं यह किसका लेख है, तो भगत सिंह लिखे हुए हैं मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। ऑप्शन ए है चाचा थे, ऑप्शन बी है मामा थे, ऑप्शन सी है भाई थे और ऑप्शन नंबर डी है भतीजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो कुलबीर और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे भाई थे। क्या हो जाएंगे, भाई थे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है। एक लेख और एक पत्र के जितने भी प्रश्न थे हम लोग टोटल के टोटल देखा, और इस चैप्टर के बाद हम लोग का चैप्टर नंबर 7 का नाम है ओ सदानीरा, जो कि एक निबंध है और जिस निबंध का लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है, तो ओ सदानीरा निबंध चैप्टर हो जाएंगे और लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी। तो जिस प्रकार हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक यानी बातचीत चैप्टर से लेकर के एक लेख एक पत्र तक देखा, उसी प्रकार से देखेंगे ओ सदानीरा के हर एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे, हर एक प्रश्न को डाउट क्लियर करेंगे और एग्जाम में जो भी आते हैं सब वीवीआई प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, ओ सदानीरा। चैप्टर नंबर 7 का नाम है ओ सदानीरा, जिनका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। तो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न आते हैं सबके सब आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगी, और साथ में हर एक प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे, चाहे वो गेस्ट पेपर से आता हो या फिर क्वेश्चन बैंक से आता हो, मॉडल पेपर से आता हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर से आता हो, सब हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आते हैं ओ सदानीरा पाठ के तरफ से कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है, आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा, अगर विश्वास है तो आप रहने दीजिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गहरे और विशाल है। ठीक है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है, तो गहरे और विशाल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है बिखरते क्षण से, ऑप्शन बी है नील कुसुम से, ऑप्शन सी है बोलते क्षण से और ऑप्शन नंबर डी है हारे के हारीनामा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी बोलते क्षण से लिया गया है ओ सदानीरा निबंध, जो है ना पुस्तक से लिया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर 3 है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। ऑप्शन ए है शांत रहा है, ऑप्शन बी है चंचल रहा है, ऑप्शन सी है गर्म रहा है और ऑप्शन नंबर डी है ठंडा रहा है। तो यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंचल रहा है। कैसा रहा है, तो चंचल रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग का, सरायामन ताल का जल कैसा है। ऑप्शन नंबर ए है चंचल है, ऑप्शन नंबर बी है स्थिर है, ऑप्शन सी है गहरा है और ऑप्शन नंबर डी है गंदा है। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, तो सरायामन ताल का जल कैसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे स्थिर है। कैसा है, स्थिर, यानी स्थिर का मतलब हो सकता है रुका हुआ। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो रुका हुआ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यानी प्रश्न नंबर 5 है, वसुंधरा बोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के की दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए उदय प्रकाश जी जो कि 30 चैप्टर लिखे हुए हैं, ऑप्शन बी है जे कृष्ण मूर्ति जी जो कि शिक्षा चैप्टर लिखे हुए हैं, ऑप्शन सी है मलयज जो लिखे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन और ऑप्शन डी है जगदीश चंद्र माथुर जी जो लिखे हुए हैं कौन, तो ओ सदानीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हुए हैं वसुंधरा बोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के की दो पहलू है। ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग का, रामपुरवा कहाँ है। ठीक है, रामपुरवा जो है ना कहाँ पर है। ऑप्शन ए है भितिहरवा के पास,
ऑप्शन बी है नौगछिया के पास, ऑप्शन सी है रांची के पास और ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद के पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी भितिहारवा के पास हो जाएंगे क्या, तो रामपुरवा हो जाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है इस बात को। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, यानी प्रश्न नंबर 7 है, गांधी जो है ना, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। ऑप्शन ए मुखिया जी ने, ऑप्शन बी है ग्रामीण ने, ऑप्शन सी है मठ के महंत ने और ऑप्शन नंबर डी है उनके भाई ने। तो गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, तो आपको याद रखना है मठ के महंत ने। महंत कहने का मतलब जो साधु वगैरह होते हैं ना, उसी को महंत भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन दिए थे, तो मठ के महंत ने गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे जगह दी थी। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीणों ने, ऑप्शन बी है युवकों ने, ऑप्शन सी है यमन साहब के कर्मचारियों ने और ऑप्शन नंबर डी है छात्रों ने। तो गांधी जी के जो झोपड़ी थे ना, उसे कौन जला दिया, तो यमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। ठीक है, कौन जला दिया, तो यमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन सी है मलयज और ऑप्शन नंबर डी है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, क्या हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है निबंध के, ऑप्शन बी है कहानी के, ऑप्शन सी है कविता के और ऑप्शन नंबर डी है नाटक के। तो जो ओ सदा निरा शीर्षक जो है ना, इसका विद्या, विद्या कहने का मतलब निबंध है, कहानी है, कविता या फिर एकांकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ओ सदा निरा जो है ना, एक निबंध है। तो एग्जाम में जब पूछा जाए ओ सदा निरा क्या है, तो एक निबंध है। कौन लिखे हैं, तो जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हुए हैं। ठीक है, याद हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि ओ सदनिया निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ऑप्शन ए है सारण के, ऑप्शन नंबर बी है तिरहुत के, ऑप्शन सी है मिथिला के और ऑप्शन नंबर डी है चंपारण के। तो ओ सदनिया शीर्षक निबंध जो है ना, जो है ना, बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो याद रखना है आपको चंपारण को, जिसको अभी जो है ना पूरा नाम है पूर्वी चंपारण, पहले मोतिहारी नाम से और चंपारण नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ओ सदनियार जो है ना, चंपारण की भूमि पर लिखी गई है, चंपारण की संस्कृति पर लिखी गई है। अगला प्रश्न हम लोग का है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। ऑप्शन ए 1225 में, ऑप्शन बी है 1250 में, ऑप्शन सी है 1325 में और ऑप्शन नंबर डी है 1350 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 1325 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1325 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न नंबर 13 है, पुंडलिक जी कौन थे। एग्जाम में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पुंडलिक जी कौन थे। तो आपको याद क्या रखना है, तो ऑप्शन ए गांव का मुखिया जी थे, ऑप्शन बी है शिक्षक थे, ऑप्शन सी है चिकित्सक थे और ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक थे। तो क्या हो जाएंगे, तो जो है ना गांव का मुखिया तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्या हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे। कहाँ का शिक्षक, देखिए गांधी जी 3 आश्रम खोले थे, एक भितिहारवा में, एक बराहवा में और एक जो है ना मधुबन में, जिसमें से पुंडलिक जी को भी एक शिक्षक रखे थे। कहाँ के रखे थे, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा। तो शिक्षक थे, पुंडलिक जी कौन थे, तो एक शिक्षक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जो है ना मथुरा जी को मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि जो है ना मथुरा जी को मिली है। ऑप्शन ए विद्या प्रदीक्षण, ऑप्शन बी है विद्या वारिधि, ऑप्शन सी है विद्या कामनी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी विद्या वारिधि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विद्या वारिधि हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक को, ऑप्शन बी है नादिर शाह को, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी को और ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक को सामना करा। क्या होगा, तो गयासुद्दीन तुगलक को हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो क्या याद रखना है कि कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा, तो राइट आंसर हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक को करना पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, गांधी जी चंपारण कब आए। ऑप्शन ए अप्रैल 1918 में, ऑप्शन बी अप्रैल 1920 में, ऑप्शन सी है 20 जून 1917 में और ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1917 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अप्रैल 1917 में आए थे गांधी जी चंपारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तीन कठिया प्रथा का संबंध है।
अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किस चीज से है। ऑप्शन ए ईख से है, ऑप्शन बी है तंबाकू से है, ऑप्शन नंबर सी है मसाला से है और ऑप्शन नंबर डी है नील से है। तो देखिए तिनकठिया कहने का मतलब है 20 कट्ठा को 1 बीघा कहते हैं, तो 20 कट्ठा में ना लगभग आपको 3 कट्ठा पर जो है ना नील की खेती करनी पड़ती थी पहले जब अंग्रेज थे। यह जो है ना प्रथा कहाँ पर ज़्यादातर अलाउ था, तो चंपारण में अलाउ था। ठीक है, तो इसी को जो है ना नाम पड़ गया तिनकठिया प्रणाली। ठीक है, तिनकठिया प्रणाली। तो तिनकठिया प्रणाली में नील की खेती होती थी कि ठीक है, क्या चीज़ से संबंध है, तो नील से संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग कहते हैं जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी 16 जुलाई 1917 ईस्वी। कब हो जाएंगे, 16 जुलाई 1917 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया। ऑप्शन ए है कौन किए थे, तो ऑप्शन ए है अज्ञाय जी ने, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर जी किए थे, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह ने और ऑप्शन नंबर डी है अशोक वाजपेयी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी जगदीश चंद्र माथुर जी ने किए थे वैशाली महोत्सव का बीजारोपण। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन ए है गंगा को, ऑप्शन बी है गंडक को, ऑप्शन सी है यमुना को और ऑप्शन नंबर डी है महानदी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी गंडक को लिखा गया है। किसको, तो गंडक के लिखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ऑप्शन नंबर बी है सच्चिदानंद सिंह ने, ऑप्शन सी है जगदीश चंद्र माथुर जी ने और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। तो यह प्रश्न जो है ना हम आपको ऊपर भी बताए थे, क्या किए थे, ऊपर भी बताए थे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो इसका जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको क्या रखना है, तो याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या है, ओ सदानीरा के लेखक कौन है। कहते नहीं है कि रामायण खत्म हो गया और सीता कौन है पते नहीं है। तो यही बात है कि हमने अभी तक 22 प्रश्न देख लिया, अभी पूछ रहा है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है। बाय द वे चलिए बताते हैं आपको, तो ओ सदानीरा का लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर जी है, ऑप्शन बी है लक्ष्मी नारायण लाल है, ऑप्शन सी है लक्ष्मी नारायण मिश्र है और ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश प्रसाद है। बाय द वे हम आपको इसलिए बता रहे हैं सभी प्रश्न को जो है ना यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहे हैं ताकि एग्जाम में अगर इस तरह से रहता आपको कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी ना हो और आप डायरेक्ट क्या लिखे, तो आंसर लिखिए। इसलिए ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे ओ सदानीरा का लेखक। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है जगदीश चंद्र जी द्वारा लिखित चैप्टर ओ सदानीरा जो कि एक निबंध था। ठीक है, और चंपारण की भूमि पर लिखा गया है। भाई दबी इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वन शॉट में मिल जाएगा, टोटल चैप्टर 1 से लेकर के 13 चैप्टर तक के हिंदी में समरी आपको मिल जाएगा और साथ में चैप्टर बाई चैप्टर भी मिल जाएगा, साथ में आपको काव्य खंड के तरफ से भी मिल जाएगा। और हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 के तरफ। 8 नंबर चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ जिनका लेखक है मोहन राकेश जी और चैप्टर क्या है, तो एक एकांकी है, बहुत ज़्यादा मजेदार एकांकी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ और हर एक प्रश्न देखेंगे जिस प्रकार से हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के प्रश्न देखा है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 का नाम है सिपाही की माँ जिनका लेखक है मोहन राकेश जी और चैप्टर एक एकांकी है, यानी चैप्टर का विद्या क्या है, तो एकांकी है। तो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न होंगे हम सबके सब इंपोर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे, चाहे गेस से पूछा गया प्रश्न हो, क्वेश्चन बैंक से पूछा गया प्रश्न हो, मॉडल पेपर से पूछा गया प्रश्न हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया प्रश्न हो, सबके सब हम इसी वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे। क्या चीज में, तो सिपाही की माँ चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबके सब। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आते हैं सिपाही की माँ चैप्टर की तरफ से कि मोहन राकेश का बचपन के नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है मदन मोहन मुगलानी, ऑप्शन बी है कृष्ण मोहन मुगलानी, ऑप्शन सी है राधे कृष्ण मुगलानी और ऑप्शन नंबर डी है राम कृष्ण मुगलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि मदन मोहन मुगलानी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो मदन मोहन मुगलानी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुन्नी कौन थी। मुन्नी कौन थी, ऑप्शन ए सुखनी की बेटी,
ऑप्शन बी है रजनी की बेटी, ऑप्शन सी है शिवानी की बेटी और ऑप्शन नंबर डी है बिस्नी की बेटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिस्नी की बेटी थी मुन्नी। ठीक है, क्या याद रखना है, तो बिस्नी की बेटी हो जाएगी मुन्नी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। ऑप्शन ए है निम्न मध्यम वर्ग की, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग की, ऑप्शन सी है उच्च मध्यम वर्ग की और ऑप्शन नंबर डी है निम्न वर्ग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि निम्न मध्यम वर्ग की है सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। ऑप्शन ए है सूत काटती, ऑप्शन बी है स्वेटर बुनती, ऑप्शन सी है चटाई बुनती और ऑप्शन नंबर डी है चावल चुनती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सूत काटती हुई। क्या हो जाएंगे, सूत काटती हुई इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी सिपाही की माँ एकांकी जो है ना, उसमें बिस्नी जो है ना चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो सूत काटती हुई दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 5 है, रंगून कहाँ है। ऑप्शन ए है नेपाल में है, ऑप्शन बी है बर्मा में है, ऑप्शन सी है जापान में है और ऑप्शन नंबर डी है चीन में है। तो रंगून जो है ना वो कहाँ पर हो जाएंगे, तो बर्मा में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, रंगून कहाँ है, तो बर्मा में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है। प्रश्न नंबर 6 है, मोहन राकेश रचित नाट्य संग्रह है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन बी है पहला राजा, ऑप्शन सी है सत्य हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर डी है आषाढ़ का एक दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो मोहन राकेश रचित यानी मोहन राकेश जी कौन सा नाटक लिखे हुए हैं इस सभी में से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इंडिकेट कथी कर रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी आषाढ़ का दिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आषाढ़ का दिन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है या फिर सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन बी है मोहन राकेश जी, ऑप्शन सी है नामवर सिंह और ऑप्शन नंबर डी है उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मोहन राकेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मोहन राकेश इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है। ऑप्शन ए है पैर तले की जमीन, ऑप्शन बी है लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी है आधे अधूरे और ऑप्शन नंबर डी है सिपाही की माँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिस्नी किस एकांकी की पात्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिपाही की माँ का है। क्योंकि आधे अधूरे के बिल्कुल भी नहीं होंगे, लहरों के राजहंस के बिल्कुल भी नहीं होंगे और पैर तले की जमीन का बिल्कुल भी नहीं होंगे। सिपाही के माँ में जो है ना बिस्नी की चर्चा की है। बिस्नी क्या है, तो एक माँ है इसका, तो मानक और मुन्नी का। अगला प्रश्न हम लोग का है। प्रश्न नंबर 9 है, मानक की माँ का नाम क्या है। ऑप्शन ए है कुंती है, पड़ोसन के नाम है कुंती, मुन्नी मानक के बहन का नाम है, बिस्नी मानक के माँ का नाम है और इनमें से कोई बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो मानक के माँ का नाम क्या है, तो बिस्नी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है मानक की माँ का नाम क्या हो जाएंगे, तो बिस्नी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है, मानक किस युद्ध में जो है ना किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम विश्व युद्ध में, ऑप्शन बी है द्वितीय विश्व युद्ध में, ऑप्शन सी है कारगिल के युद्ध में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी यानी द्वितीय विश्व युद्ध में। क्या हो जाएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। ऑप्शन ए है सारिका के, ऑप्शन बी है सरिता के, ऑप्शन सी है स्मारिका के और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि सारिका के। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सारिका के। तो एग्जाम में जैसे आपको दिखे कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो याद रखना है सारिका के हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। जब पहले के ज़माने में जो है ना डाक गाड़ी से चिट्ठी वगैरह आती थी, जो बैलगाड़ी कह सकते हैं, उसी पर डाक लगाया था, तो डाकिया जो है ना चिट्ठी लेने आते था। तो जो है ना डाक गाड़ी के पीछे जो है ना चिट्ठी के लिए कौन जाती है, तो ऑप्शन ए है बिस्नी जाती है, ऑप्शन बी है मुन्नी, ऑप्शन सी है कुंती और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब इसको तो पत्ता काट ही दीजिए, इनमें से कोई की नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डाक गाड़ी के पीछे जो है ना चिट्ठी के लिए मुन्नी जाती है। कौन जाती है, तो मुन्नी जाती है। किसके पीछे, तो डाक गाड़ी के पीछे। क्या चीज़ के लिए, तो चिट्ठी के लिए।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है कुंती ने, ऑप्शन बी है चौधरी ने, ऑप्शन सी है ईसाई लड़की ने और ऑप्शन नंबर डी है दीन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी ईसाई लड़की कहते हैं कि 13 दिनों तक जो है ना हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे। कौन कहते हैं? तो ईसाई लड़की, वो लोग जो है ना बर्मा से आई हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर है 14। कहते हैं कि किसकी माँ पागल हो गई है, यानी कहती है किसकी माँ पागल हो गई है? ऑप्शन ए है मानक की, ऑप्शन बी है सिपाही की, ऑप्शन सी है चौधरी की और ऑप्शन नंबर डी है दीनू की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो किसकी माँ पागल हो गई है? राइट आंसर हो जाएंगे सिपाही की माँ जो है ना, कहती है कि सिपाही की माँ पागल हो गई है, इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 15 है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? जब मानक की चिट्ठी को बहुत दिन हो जाते हैं, पहले हर 15 दिन पर आ जाते थे, लेकिन इस बार जो है ना 1.5 महीना से ऊपर हो गया है, तो इसलिए जो है ना मुन्नी गेस करती है कि भैया का चिट्ठी जो है ना मंगलवार को जरूर आएगा। तो क्या हो जाएंगे? तो बुधवार बिल्कुल भी ना होगा। ठीक है, ना ही बृहस्पतिवार होगा, ना ही सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? तो मंगलवार हो जाएंगे इसका राइट आंसर। यानी मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? ऑप्शन ए है मानक कहता है, ऑप्शन बी है सिपाही, ऑप्शन सी है दीनू और ऑप्शन नंबर डी है चौधरी। यानी ऐसा कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर जो है ना चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? इस प्रकार से कौन कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सिपाही कहता है मानक की माँ को कि मैं इसकी लाश को ले जाकर जो है ना चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। कौन कहता है? तो सिपाही कहता है। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागते हैं उसे गोली मार दी जाती है। ऑप्शन ए है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन बी है परगीत और समाज, ऑप्शन सी है सिपाही की माँ और ऑप्शन नंबर डी है ओ सदानीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सिपाही की माँ। सिपाही की माँ चैप्टर में कहते हैं कि फौजी जो है ना वहाँ लड़ने गए हैं, भाई भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागते हैं ना उसे गोली मार दी जाती है, इस प्रकार से कहते हैं। किस में? तो सिपाही की माँ चैप्टर में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 8 जनवरी 1925 में, ऑप्शन बी है 18 फरवरी 1930 में, ऑप्शन सी है 20 जनवरी 1926 में और ऑप्शन नंबर डी है 14 फरवरी 1931 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 जनवरी 1925 में मोहन राकेश जी का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग के है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है उसर से, ऑप्शन बी है भोर का तारा से, ऑप्शन सी है रेशमी टाई से और ऑप्शन नंबर डी है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से सिपाही की माँ चैप्टर जो है ना लिया गया है, या फिर एकांकी संग्रह लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, यानी मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए है कृष्ण हो जाएंगे, ऑप्शन बी है किसनी हो जाएंगे, ऑप्शन सी है बिस्नी हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी है बिमली हो जाएंगे। तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी बिस्नी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो बिस्नी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न नंबर 21 है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? ऑप्शन ए है लाहौर में, ऑप्शन बी है बर्मा में, ऑप्शन सी है बंगाल में और ऑप्शन नंबर डी है जापान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बर्मा में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? तो बर्मा में हो रही है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो ऑप्शन ए है बिसनदेई की बहन है, ऑप्शन बी है सिपाही की माँ है, ऑप्शन सी है पड़ोसिन है और ऑप्शन नंबर डी है मुन्नी की मौसी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पड़ोसिन है। कौन हो जाएंगे? तो पड़ोसिन हो जाएंगे। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो पड़ोसिन हो जाएंगे। तो जैसे ही आपको एग्जाम में दिखे कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो आपको आंख बंद करके मारना है सही कि पड़ोसिन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है
सिपाही की माँ, जिसको लिखे हैं मोहन राकेश जी, और इसका जो है ना, इसका विद्या क्या हो जाएंगे, तो एकांकी हो जाएंगे। तो इस चैप्टर का हमने जितना भी प्रश्न था सभी के सभी देख लिया। अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 9 का नाम है परगीत और समाज, जो कि क्या है, परगीत और समाज जो है ना, एक क्या हो जाएंगे, निबंध हो जाएंगे। तो इस चैप्टर का भी जितना भी प्रश्न है सबके सब देखेंगे। परगीत और समाज को लिखे हुए कौन है, तो नामवर सिंह लिखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, परगीत और समाज की तरफ। चैप्टर नंबर 9 का नाम है परगीत और समाज, जिनको लिखे हुए हैं नामवर सिंह, ठीक है। और चैप्टर यह हो जाएंगे निबंध, यानी इस चैप्टर का विद्या क्या हो जाएंगे, तो निबंध हो जाएंगे। तो इस चैप्टर का जितने भी प्रश्न हैं सबके सब हम आपको यहीं पर बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आते हैं परगीत और समाज निबंध की तरफ से, कि परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है दूसरी परंपरा की खोज से, ऑप्शन बी है आलोचक के मुख से, ऑप्शन सी है कहना न होगा, और ऑप्शन नंबर डी है बात विवाद संवाद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी बात विवाद संवाद से हो जाएंगे, परगीत और समाज निबंध लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर क्या है, 2 है, कि नामवर सिंह का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है जियनपुर में, ऑप्शन बी है अबाजापुर में, ऑप्शन सी है कमालपुर में, और ऑप्शन नंबर डी है जमालपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जियनपुर में हुआ था। तो जैसे ही आपको एग्जाम में दिखे कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना है जियनपुर में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे नामवर सिंह के कौन, तो गुरु हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है नामवर सिंह के गुरु कौन हो जाएंगे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ऑप्शन ए है जेएनयू से, ऑप्शन बी है डीयू से, ऑप्शन सी है बीएचयू से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कहीं से नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी बीएचयू से किए हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1972 में, और ऑप्शन नंबर डी है 1973 में। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1971 ईस्वी में हो जाएंगे। यानी नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1971 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में प्रयुक्त हुए। ऑप्शन ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है दिल्ली के विश्वविद्यालय, और ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जोधपुर विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो जोधपुर विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। ऑप्शन ए है दिनकर जी की, ऑप्शन बी है नामवर सिंह की, ऑप्शन सी है उदय प्रकाश का, और ऑप्शन नंबर डी है बालकृष्ण भट्ट जी का। तो दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी नामवर सिंह का रचना है, ठीक है। तो एग्जाम में आए दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, तो याद रखना है आपको क्या, तो नामवर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन बी है सर्वेदयाल सक्सेन, ऑप्शन सी है शिवदान सिंह चौहान, और ऑप्शन नंबर डी है नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि नामवर सिंह हो जाएंगे। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हो जाएंगे, तो नामवर सिंह हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 28 जुलाई 1927 में, ऑप्शन बी है 20 जून 1925 में, ऑप्शन सी है
27 मई 1926 में, और ऑप्शन नंबर डी है 22 मई 1925 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग के 10 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। ऑप्शन ए है बकलम खुद, ऑप्शन बी है इतिहास और आलोचना, ऑप्शन सी है तिरिच, और ऑप्शन नंबर डी है दूसरी परंपरा की खोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तिरिच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तिरिच हो जाएंगे। कौन सी पुस्तक जो है ना नामवर सिंह की नहीं है, तो तिरिच, क्योंकि तिरिच जो है ना उदय प्रकाश जी लिखे हुए हैं। कौन लिखे हैं, उदय प्रकाश जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न है, परगीत और समाज के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है नामवर सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो परगीत और समाज का लेखक कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे नामवर सिंह लिखे हुए हैं परगीत और समाज। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है। ऑप्शन ए है आलोचना है, ऑप्शन नंबर बी है निबंध है, ऑप्शन सी है एकांकी है, और ऑप्शन नंबर डी है आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे निबंध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी निबंध हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए है कविता के लिए नए प्रतिमान पर, ऑप्शन बी है कहानी नई कहानी पर, ऑप्शन सी है पृथ्वी राजस्व की भाषा पर, और ऑप्शन नंबर डी है इतिहास और आलोचना पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कविता के नए प्रतिमान पर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो नामवर सिंह को मिला हुआ है। तो एग्जाम में आपको अगर एग्जाम में आए कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो कविता के नए प्रतिमान पर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। ऑप्शन ए है हंस के, ऑप्शन बी है सरस्वती के, ऑप्शन सी है वगर्ध के, और ऑप्शन नंबर डी है आलोचना त्रैमासिक के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए यानी कि हंस के हो जाएंगे। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे क्या चीज का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आलोचना त्रैमासिका। हंस का नहीं होंगे, गलती मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो इसका क्या हो जाएंगे राइट आंसर, आलोचना त्रैमासिक के हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है परगीत और समाज चैप्टर, जिसको लिखे हुए हैं नामवर सिंह, और चैप्टर है एक निबंध। अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जूठन, जिसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और जूठन चैप्टर क्या है, आत्मकथा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं जूठम आत्मकथा की तरफ, और हर एक प्रश्न देखेंगे चैप्टर नंबर 10 का भी। चैप्टर नंबर 10 का नाम है जूठन, जिसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और यह चैप्टर क्या हो जाएंगे, तो एक आत्मकथा हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न आएंगे सबके सब हम देखेंगे, चाहे क्वेश्चन बैंक से प्रश्न हो, मॉडल पेपर से प्रश्न हो, प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न हो, या फिर आपको गेस पेपर से प्रश्न हो, तो सबके सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखित चैप्टर जूठन की तरफ से कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए है उसने कहा था, तो उसने कहा था लिखे हुए हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन बी है जूठन, तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हुए हैं, परगीत नामवर सिंह लिखे हुए हैं, और रोज अज्ञे जी लिखे हैं, यानी सचिरा हीरानंद व तस्य अज्ञे जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि जूठन हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन बी है परिवेश सम्मान, ऑप्शन सी है जयश्री सम्मान, और ऑप्शन नंबर डी है कथाक्रम सम्मान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या हो जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार हो जाएंगे। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। ऑप्शन ए है परिवेश सम्मान, ऑप्शन बी है जयश्री सम्मान, ऑप्शन सी है परिवेश सम्मान, और ऑप्शन नंबर डी है भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो है ना कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, तो भारत रत्न नहीं मिला था। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं।
यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी में एक आंदोलन से जुड़े थे, तो वह कौन सा आंदोलन था? तो ऑप्शन ए है समाजवादी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है दलित आंदोलन, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी दलित आंदोलन से हो जाएंगे। जुड़े हुए थे कौन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, 5वां प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बनारस उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। तो आपको इस बात को याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग का है, हेड मास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? ऑप्शन ए है ओम भारत को, ऑप्शन बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ऑप्शन बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी को नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहते हैं मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कौन? तो हेड मास्टर कलीराम। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी पिताजी कहते थे। ठीक है, क्योंकि हेड मास्टर बिल्कुल भी नहीं बुलाते थे। ठीक है, मित्र नहीं बुलाते थे और माँ भी नहीं बुलाते थे। हेड मास्टर के जो है ना, सॉरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो उनके पिताजी कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? यह प्रश्न इतना ज्यादा वीवीआई है कि आप 10 बार वीवीआई मारिएगा ना फिर भी कम पड़ जाएगा। तो लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाने के लिए किसने देख लिया? तो ऑप्शन ए है भाई ने, ऑप्शन बी है पिताजी ने, ऑप्शन सी है माँ ने और ऑप्शन नंबर डी है भाभी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो लेखक को झाड़ू लगाते हुए ना उसके पिताजी देख लिए थे। कौन देख लिए थे? उसके पिताजी देख लिए थे। अगला प्रश्न आते हैं, जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों के खाने के लिए क्या मिलता था? ऑप्शन ए है स्वादिष्ट पकवान, ऑप्शन बी है साधारण भोजन, ऑप्शन सी है मिठाइयाँ और ऑप्शन नंबर डी है जूठन। तो जब लोदक बच्चा था ना, तो शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों के खाने के लिए मिलता था सिर्फ तो सिर्फ क्या? तो जूठन मिलता था। वो लोग के नसीब में ये सब चीज़ नहीं थे, इस तरह से वह सोचते थे। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएंगे? तो जूठन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, भाभी जी आपके हाथ के खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है सुरेंद्र सिंह ने, ऑप्शन बी है सुखदेव सिंह ने, ऑप्शन सी है जसवीर ने और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी सुरेंद्र सिंह कहते हैं। ठीक है, कि भाभी जी आपके हाथ के खाना तो बहुत ज्यादा क्या है? तो जायकेदार है। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग का, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? ऑप्शन ए है लेखक ने, ऑप्शन बी है लेखक के पिता ने, ऑप्शन सी है लेखक की मां ने और ऑप्शन नंबर डी है लेखक के भाई ने। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर? सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई का काम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लेखक की मां ने। ठीक है, क्या हो जाएंगे? लेखक की मां ने हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपाई ढोकर एकत्रित किया था? ऑप्शन ए है लेखक के पिताजी ने, ऑप्शन बी है लेखक के भाई ने, ऑप्शन सी है लेखक ने और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई ने। तो जब सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की का शादी था ना, तो गांव भर से चरपाई ढोकर कौन लाते हैं? तो लेखक के पिताजी लाते हैं। और लेखक की माँ क्या करती है? तो आगे आपको एक प्रश्न मिलेगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि लेखक की माँ जो है ना क्या करती है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है लेखक की माँ का है, ऑप्शन बी है लेखक के चाचा का है, ऑप्शन सी है लेखक के पिताजी का है और ऑप्शन नंबर डी है लेखक की बड़ी भाभी का है। तो कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे कि लेखक के पिताजी का यह कथन है। किसका हो जाएंगे? लेखक के पिताजी के यह कथन हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? ऑप्शन ए है बलीराम था, ऑप्शन बी है कलीराम था, ऑप्शन सी है दीनू राम था और ऑप्शन नंबर डी है धनी राम था। तो स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि कलीराम नाम था। तो आपको याद रखना है कि स्कूल का हेड मास्टर का क्या नाम हो जाएंगे? तो कलीराम हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है हम लोग आते हैं, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। यह प्रश्न जो है ना हर साल पूछते हैं और इस बार भी हो सकता है कि पूछेंगे। तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 30 जून 1950 को, ऑप्शन बी है 23 मई 1949 को, ऑप्शन सी है 18 अगस्त 1948 को और ऑप्शन नंबर डी है 25 मई 1982 को, सॉरी 42 का हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए होंगे, यानी कि 30 जून 1950 ईस्वी का जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। तो एग्जाम में जब आए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था, तो 30 जून 1950 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, जूठन क्या है? ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, जूठन क्या है? ऑप्शन ए है कहानी है, ऑप्शन नंबर बी है उपन्यास है, ऑप्शन सी है रिपोर्टाज है और ऑप्शन नंबर डी है आत्मकथा है। तो जूठन चैप्टर क्या है? तो एक आत्मकथा है। ठीक है, जिसको कौन लिखे हुए हैं, डिलीवर कौन किए हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं यहाँ पर कि ओम प्रकाश ने नाट्यशाला की स्थापना की। ऑप्शन ए है मेघदूत ने, ऑप्शन बी है रंगशाला ने, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र मंच ने और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी मेघदूत हो जाएंगे। ठीक है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो मेघदूत की। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, प्रश्न नंबर 18 है कि मेघदूत नाट्य नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? यानी जो मेघदूत नामक नाट्यशाला लिखे हुए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, वह कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है बिहार में, ऑप्शन सी है हरियाणा में और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 19 है कि दलित साहित्य संदर्भ शास्त्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र है, ऑप्शन बी है सूरदर्शन है, ऑप्शन सी है जगजीवन राम है और ऑप्शन नंबर डी है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे दलित साहित्य संदर्भ शास्त्र के क्या? तो रचनाकार हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि दलित साहित्य संदर्भ शास्त्र का रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर समाप्त होता है कौन सा चैप्टर? तो जूठन चैप्टर, जिसको लिखे हुए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और यह चैप्टर क्या है? तो एक आत्मकथा है। तो अगला हम लोग का चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। जो चैप्टर जो है ना एक डायरी हो जाएंगे और लिखे हुए हैं कौन है? तो मलयज लिखे हुए हैं। तो इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न है हम एक एक प्रश्न आपको बताएंगे और साथ में हमने अभी तक चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा और आगे देखेंगे चैप्टर 11 नंबर प्रश्न, यानी 11 नंबर चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी के सभी। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं 11 नंबर चैप्टर की तरफ। 11 नंबर चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसका लेखक है मलयज और यह चैप्टर क्या है? तो एक डायरी हो जाएंगे। तो इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सबके सब देखेंगे, चाहे क्वेश्चन बैंक से आता हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर से आता हो, चाहे मॉडल पेपर से आता हो या फिर चाहे गेस्ट पेपर से आता हो, कहीं से भी प्रश्न आए यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न मिल जाएगा क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 हिंदी के। तो सबसे पहला प्रश्न आते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर की तरफ से, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए भगत सिंह के, ऑप्शन बी है मलयज के, ऑप्शन सी है नामवर सिंह के और ऑप्शन नंबर डी है चंद्र शर्मा गुलेरी जी के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो यथार्थ के नाम इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि मलयज लिखे हुए हैं। कौन लिखे हैं? तो मलयज इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है उदय प्रकाश जी है, ऑप्शन बी है मलयज है, ऑप्शन सी है मोहन राकेश जी है और ऑप्शन नंबर डी है जगदीश चंद्र माथुर जी है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि मलयज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो मलयज हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आते हैं मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी है अलीगढ़ में, ऑप्शन सी है आजमगढ़ में और ऑप्शन नंबर डी है रामगढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो आजमगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न आते हैं, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? ऑप्शन ए है कृषि मंत्रालय में, ऑप्शन बी है रेल मंत्रालय में, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय में और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा मंत्रालय में। तो मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की है? तो कृषि मंत्रालय में किए हैं। कहां पर? कृषि मंत्रालय में किए हुए हैं। अगला प्रश्न आते हैं, मलयज के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है रामनाथ वर्मा, ऑप्शन बी है त्रिलोकीनाथ वर्मा, ऑप्शन सी है दीनानाथ वर्मा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, त्रिलोकीनाथ वर्मा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? त्रिलोकीनाथ वर्मा हो जाएंगे मलयज जी के पिताजी के नाम। ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग का, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? ऑप्शन ए है मधुमेह से, ऑप्शन बी है कैंसर से, ऑप्शन सी है क्षय रोग से और ऑप्शन नंबर डी है हैजा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्षय रोग से हो जाएंगे। यानी मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग का, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? जो सेब बेच रही थी उस लड़की की आयु कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 8 साल, ऑप्शन नंबर बी है 10-12 साल, ऑप्शन सी है 15-16 साल और ऑप्शन नंबर डी है 21-22 साल। तो जो सेब बेच रही थी ना उस लड़की की आयु कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि 8 साल। ठीक है, 8 साल उसका एज था। तो आपको याद रखना है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी हो जाएंगी? तो 8 साल हो जाएगी। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग का, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है? ऑप्शन ए है भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है रस सिद्धांत, ऑप्शन सी है कविता से साक्षात्कार और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, कविता से साक्षात्कार हो जाएंगे मलयज की आलोचना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कविता से साक्षात्कार किसकी आलोचना हो जाएंगे? तो मलयज की आलोचना हो जाएगी। अगला प्रश्न आते हैं, कौन सी रचना मलयज की है? ऑप्शन ए है रसताल यात्रा, ऑप्शन बी है हुंकार, ऑप्शन सी है जख्म पर फूल और ऑप्शन नंबर डी है सदियों का संताप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो कौन सी रचना मलयज की है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जख्म पर फूल। क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे जख्म पर फूल। तो जब एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी रचना मलयज की है तो आपको याद रखना है जख्म पर फूल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी है? एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1972 में और ऑप्शन नंबर डी है 1973 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 1971 ईस्वी में लिखे हैं मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता। कब लिखी है? तो 1971 में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आते हैं, मलयज की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए है प्रभावती, ऑप्शन बी है कलावती, ऑप्शन सी है हीरावती और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो मलयज के माँ का नाम क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए यानी प्रभावती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रभावती हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मलयज का माँ का नाम क्या हो जाएंगे तो आपको याद रखना है प्रभावती हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मलयज ने एमए किस विद्यालय से विश्वविद्यालय से किए हैं? ऑप्शन ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, ऑप्शन बी है जोधपुर विश्वविद्यालय से, ऑप्शन सी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और ऑप्शन नंबर डी है पटना विश्वविद्यालय से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो मलयज ने किस एमए किस विश्वविद्यालय से किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मलयज ने एमए किए हुए हैं। कहाँ से? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मलयज क्या किए हैं? तो एमए किए हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है, मलयज का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए है 1935 में, ऑप्शन बी है 1982 में, सॉरी 42 में, ऑप्शन सी है 1944 में और ऑप्शन नंबर डी है 1936 में। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन ए यानी कि 1935 में हो जाएंगे मलयज का जन्म। कब होंगे? तो 1935 में। अगला प्रश्न हम लोग का है, मलयज का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए है रमेश श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है भरत श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है सुधाकर श्रीवास्तव और ऑप्शन नंबर डी है रामेश्वर श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो भरत श्रीवास्तव हो जाएंगे मलयज का मूल नाम। क्या हो जाएंगे? मलयज का मूल नाम क्या हो जाएंगे? भरत श्रीवास्तव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मलयज की है? ऑप्शन ए है एक चादर मैली सी, ऑप्शन बी है भीनी भीनी बिनी चदरिया, ऑप्शन सी है कविता से साक्षात्कार और ऑप्शन नंबर डी है मौत मुस्कुराई। तो कौन सी रचना मलयज की है? एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि कौन सी रचना मलयज की है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कविता से साक्षात्कार।
ठीक है, कविता से साक्षात्कार किसकी रचना है, तो मलयज की रचना हो जाएंगे। तो आपको इस बात को याद रखना है कि कविता से साक्षात्कार किसकी रचना है, तो मलयज की रचना हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है। यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है वह क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है पत्र विद्या में है, ऑप्शन बी है डायरी विद्या में है, ऑप्शन सी है कथा विद्या में है, और ऑप्शन नंबर डी है जीवनी विद्या में है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो हमने आपको ट्रिक क्या बताया था कि जब कोई भी व्यक्ति ना अकेला होता है, अकेला महसूस करता है, तो वह अपनी बात क्या चीज में लिखता है, तो डायरी में लिखता है। क्या करता है, डायरी में अपनी बात लिखता है। तो इसी प्रकार आपको ट्रिक याद हो गया होगा कि डायरी विद्या हो जाएगा। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या हो जाएंगे, तो डायरी विद्या हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद का है, ऑप्शन बी अज्ञेय का है, ऑप्शन सी है मलयज का है, और ऑप्शन नंबर डी है प्रेमचंद्र का है। तो हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी मलयज का हो जाएंगे। किसका हो जाएंगे, तो मलयज का हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर समाप्त होते हैं, कौन सा चैप्टर, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो चैप्टर एक डायरी था और लिखे हुए थे मलयज। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ, जिसका नाम है तिरिच। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और इसका लिखे हैं उदय प्रकाश जी। और इस चैप्टर का भी हम लोग टोटल निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 के नाम है तिरिच, जिसका लेखक है उदय प्रकाश जी, और यह चैप्टर एक क्या है, तो कहानी हो जाएंगे। तो इस चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सबके सब हम आपको एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आते हैं तिरिच कहानी की तरफ से कि तिरिच किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए है आधुनिक त्रसादी, ऑप्शन बी है शाकंत की, ऑप्शन सी है हंसी लाने वाली, और ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक कॉमेडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो तिरिच किस प्रकार की रचना है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे आधुनिक त्रसादी। क्या हो जाएंगे, आधुनिक त्रसादी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए हैं। ऑप्शन ए है जोधपुर विश्वविद्यालय जो कि राजस्थान में है, ऑप्शन बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश में है, सागर विश्वविद्यालय जो कि सागर में है, और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सागर विश्वविद्यालय सागर से किए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादक किए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे, तो ऑप्शन ए है दिनमान, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है इंडिया टुडे, ऑप्शन सी है प्रदीप, और ऑप्शन नंबर डी है धर्मयुग। तो उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादक किए हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे दिनमान के किए हुए हैं। कौन किए हैं, तो दिनमान के किए हुए हैं। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, प्रश्न नंबर 4 है लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। ऑप्शन ए है थानू ने, ऑप्शन बी है पंडित राम अतौड़ा, ऑप्शन सी है नंदलाल, और ऑप्शन नंबर डी है राम किशोर। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन ए यानी कि थानू हो जाएंगे। लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है, तो ऐसा जो है ना थानू बताता है किसे, तो लेखक को बताता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। ऑप्शन ए है कौवे को, ऑप्शन नंबर बी है तोता को, ऑप्शन सी है नीलकंठ को, और ऑप्शन नंबर डी है कबूतर को। तो उदय प्रकाश जी जो थे ना उसके अनुसार दशहरे के दिन जो है ना ऑप्शन नंबर सी यानी नीलकंठ को देखना जो है ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब क्यों देखना जरूरी होता है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में टोटली आ जाएगा। वैसे हम आपको समरी बता चुके हैं हर एक चैप्टर का, तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए। ऑप्शन ए है राम अतौड़ा ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर पंत ने, ऑप्शन सी है कैशियर अग्निहोत्री ने, और ऑप्शन नंबर डी है सरदार सतनाम सिंह ने। तो लेखक जो थे उसे किसने 300 के 3 नोट दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डॉक्टर पंत ने दिए थे। कौन दिए थे, डॉक्टर पंत हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7 है कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। ऑप्शन ए है चलने की, ऑप्शन नंबर बी है रोने की,
ऑप्शन सी है हंसने की और ऑप्शन नंबर डी है बोलने और चीखने की। तो जो लेखक थे उन्हें सपने में क्या करने की आदत थी? तो जो वो सपने में जो है ना बोलते थे और चीखते थे। और क्या करते थे? तो वो जो है ना हल्ला उल्ला करते थे। तो उसकी मम्मी एक दिन बताई कि तुम जो है ना सपने में रोते भी हो और बोलते भी हो और चीखते भी हो। इस तरह से उसकी मम्मी बताती है लेखक के। अगला प्रश्न हम लोग के आते हैं, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लेखक के जो पिताजी आखिर शहर क्यों गए थे। तो ऑप्शन ए है इलाज करवाने के लिए, ऑप्शन बी है सामान खरीदने के लिए, ऑप्शन सी है किसी से मिलने के लिए और ऑप्शन नंबर डी है अदालत में पेशी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अदालत में पेशी होने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएंगे? अदालत में पेशी होने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग के आते हैं, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? ऑप्शन नंबर ए है पीलिया की, ऑप्शन नंबर डी है एपेंडिसाइटिस की, ऑप्शन सी है एनीमिया की और ऑप्शन नंबर डी है क्षय रोग की। तो जो लेखक के पिताजी थे ना उसे बचपन में एपेंडिसाइटिस की जो है ना शिकायत थी। क्या चीज़ का शिकायत थी? एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। तो एग्जाम में जब पूछा जाए कि लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी, तो आपको आंख बंद के मानना है एपेंडिसाइटिस की। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग के आते हैं, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने के जंगल में किसके साथ गया था? जो कहानीकार थे वह तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो ऑप्शन ए है सानू के साथ, ऑप्शन नंबर बी है भानु के साथ, ऑप्शन सी है थानू के साथ और ऑप्शन नंबर डी है क्रिस्तानु के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, थानू के साथ गए थे। किसके साथ? तो थानू के साथ गए थे कहानीकार तिरिच में जंगल के में लाश को जलाने। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, तिरिच कहानीकार की जो है ना तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है उदय प्रकाश जी है, ऑप्शन नंबर बी है बाल कृष्ण भट्ट जी है, ऑप्शन नंबर सी है चंदर शर्मा गुलेरी जी है और ऑप्शन नंबर डी है सचिनानंद हीरानंद वातस्य अगेय जी है। तो उदय प्रकाश जी हो जाएंगे तिरिच कहानी के कहानीकार। कौन हो जाएंगे? उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आ जाएंगे कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? ऑप्शन नंबर ए है तिरिच के काटने से, ऑप्शन नंबर बी है धतूरे के जहर से, ऑप्शन नंबर सी है दुर्घटना से और ऑप्शन नंबर डी है मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव से। तो जो पिताजी थे उनको मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव के कारण जो है ना क्या हुआ था? तो मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उसको जो है ना हर एक बॉडी के पार्ट से ब्लड निकल रहा था और प्लस में उसका क्या था, उसका मानसिक सदमा जो है ना थोड़ा अजीब हो गया था भांग धतूरे खाए के रीजन से। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? तो मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव के कारण पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1952 में, ऑप्शन बी है 20 फरवरी 1948 में, ऑप्शन सी 18 जून 1944 में और ऑप्शन नंबर डी है 12 जुलाई 1944 में। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1 जनवरी 1952 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, तिरिच क्या होता है? ऑप्शन ए है जंगली सांप, ऑप्शन बी है दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी है भेड़िया और ऑप्शन नंबर डी है बिस्खापर जहरीला लिजार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तिरिच क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिस्खापर जहरीला लिजार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तिरिच क्या हो जाएंगे? तो बिस्खापर जहरीला लिजार्ड हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, अरेबा परेबा, अरेबा परेबा उदय प्रकाश जी की कैसी कृति है? ऑप्शन नंबर ए है उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी है कहानी संग्रह है, ऑप्शन नंबर सी है कविता संग्रह है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो अरेबा परेबा उदय प्रकाश जी की कैसी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कहानी संग्रह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कहानी संग्रह हो जाएंगे अरेबा परेबा उदय प्रकाश जी की कृति। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, कहानीकार को सपने में बोलने और सीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? ऑप्शन ए है कहानीकार के पिताजी ने, ऑप्शन बी है कहानीकार की माँ ने, ऑप्शन सी है कहानीकार के भैया ने और ऑप्शन नंबर डी है कहानीकार के चाचा ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन बी यानी कहानीकार के माँ ने बताया है कि कहानीकार जो है ना सपने में बोलने और सीखने की तुम्हारा आदत है। कौन बताते हैं? कहानीकार के माँ बताती है। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? जो तिरिच कहानी है ना केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए है कहानीकार से है, ऑप्शन नंबर बी है कहानीकार के माँ से है,
ऑप्शन सी है कहानीकार के पिताजी से है और ऑप्शन नंबर डी है कहानीकार के मित्र से है। तो तिरिच कहानी का केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कहानीकार के पिताजी से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कहानीकार के पिताजी से हो जाएंगे संबंध। अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर समाप्त होते हैं तिरिच कहानी, जिसका लेखक कौन हो जाएंगे? तो जिसका लेखक हो जाएंगे उदय प्रकाश जी। और यह चैप्टर क्या है? तो एक कहानी है। तो लास्ट चैप्टर का नाम है जो कि गद्य खंड के तरफ से आते हैं, उसका नाम है शिक्षा। क्या हो जाएंगे? शिक्षा है। तो हम लोग शिक्षा चैप्टर का भी टोटल प्रश्न देखेंगे। चैप्टर का 13 नंबर है और जिसको लिखे हैं जे कृष्ण मूर्ति जी। और बाकी बात हम लोग इस चैप्टर को देखने के बाद हो जाएंगे हम लोग का गद्य खंड समाप्त। और फिर हम लोग चलेंगे पद खंड की तरफ से, करवक चैप्टर से लेकर के गाँव के घर का यानी कविता तक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 13 नंबर चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 13 का नाम है शिक्षा, जिसको लिखे हुए हैं जे कृष्ण मूर्ति जी। और यह चैप्टर हो जाएंगे संभाषण। ठीक है, क्या हो जाएंगे? संभाषण हो जाएंगे। तो इस चैप्टर का जितने भी प्रश्न है, चाहे क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आता हो या फिर मॉडल पेपर से प्रश्न आता हो, चाहे आपको कहाँ से गेस पेपर से आता हो या फिर आपको प्रीवियस ईयर से आता हो, सबके सब हम आपको प्रश्न एक ही वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आते हैं जे कृष्ण मूर्ति जी द्वारा लिखित चैप्टर शिक्षा से कि जे कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है जद कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन बी है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन सी है जद कृष्ण मूर्ति और ऑप्शन नंबर डी है सज्जद कृष्ण मूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी जिद्दू कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जिद्दू कृष्ण मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की युक्ति है? ऑप्शन ए है अर्धनारीश्वर के, ऑप्शन बी है ओ सदानीरा के, ऑप्शन सी है सिपाही की माँ के और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की युक्ति है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी शिक्षा पाठ के। क्या हो जाएंगे? शिक्षा का हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है लीडबेटर की नजर में जे कृष्ण मूर्ति जी क्या थे? ऑप्शन ए है राज्य शिक्षक, ऑप्शन बी है देश शिक्षक, ऑप्शन सी है विश्व शिक्षक और ऑप्शन नंबर डी है गांव का शिक्षक। तो जो लीडबेटर जी थे उसके नज़र में जे कृष्ण मूर्ति जी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, यानी कि विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, जे कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आते हैं, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्ण मूर्ति जी कितने वर्ष के थे? ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, यानी कि 10 वर्ष के हो जाएंगे। कितने वर्ष के? तो 10 वर्ष के हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, प्रश्न नंबर 6 है जे कृष्ण मूर्ति जी की शिक्षा कृति क्या है? एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि जे कृष्ण मूर्ति जी की शिक्षा जो है ना वो कृति क्या है? ऑप्शन नंबर ए है संभाषण है, ऑप्शन बी है निबंध है, ऑप्शन सी है स्मरण है और ऑप्शन नंबर डी है एकांकी है। तो जय कृष्ण मूर्ति जी की शिक्षा कृति क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए, यानी कि संभाषण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संभाषण इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, प्रश्न नंबर 7 है मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? मेधा जो है ना कहाँ नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए जहाँ स्वतंत्र हो, ऑप्शन बी है जहाँ भय हो, ऑप्शन सी है जहाँ अनुशासनहीनता हो और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती। ठीक है, क्या हो जाएंगे? जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 8 है लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? ऑप्शन ए है जीवन में उन्नति करना, ऑप्शन बी है जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना, ऑप्शन सी है जीवन को समझना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं कठिन क्या है? तो ऑप्शन सी, यानी कि जीवन को समझना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीवन को समझना हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग कहते हैं बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? ऑप्शन ए स्वतंत्र में, ऑप्शन बी अनुशासनहीन में, ऑप्शन सी है दायित्वपूर्ण में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई में नहीं। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो बचपन में जो है ना किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो स्वतंत्र वातावरण में जो है ना रहना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप स्वतंत्र नहीं होते हैं आप जो है ना बाहरी ज्ञान नहीं पाते हैं। बाहरी ज्ञान नहीं पाते हैं तो नए नए नॉलेज कहाँ से सीख पाएंगे? इसलिए जब कोई भी बच्चे जन्म ले और बचपन में वह जो बाल अवस्था में रहे उसे जो है ना स्वतंत्र जीवन जीने का मौका दिया जाए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई जो है ना उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का 9 नंबर भाई प्रश्न समाप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो 10 नंबर प्रश्न है जे कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार
मानव के विचार को, उसके संबंध तथा उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी है नाराजगी, ऑप्शन सी है खुशी और ऑप्शन नंबर डी है भय। तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जो है ना, मानव के विचार को, उसके संबंध को तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो भय नष्ट कर देता है। क्या? तो भय हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? ऑप्शन ए है विकास की ओर, ऑप्शन ए है नाश की ओर, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्ध की ओर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि नाश की ओर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नाश की ओर हो जाएंगे। संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? तो नाश की ओर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आते हैं, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ऑप्शन ए है मलयज की है, ऑप्शन बी है मोहन राकेश की है, ऑप्शन सी है जे कृष्णमूर्ति की है और ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल कलाम आजाद की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो द फास्ट एवं लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि जे कृष्णमूर्ति जी की कृति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जे कृष्णमूर्ति जी की कृति हो जाएंगे। कौन सा? तो द फास्ट एवं लास्ट फ्रीडम कृति। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, साम्यवाद किससे लड़ रहा है? ऑप्शन ए है समाजवादी से, ऑप्शन बी है पूंजीपति से, ऑप्शन सी है सत्तावादी से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई के नहीं। तो राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी पूंजीपति से। साम्यवाद किससे लड़ रहा है? तो पूंजीपति से हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति जो थे उसका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 12 मई 1895 में, ऑप्शन बी है 18 जून 1892 में, ऑप्शन सी है 23 मई 1898 में और ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 1902 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 मई 1895 में जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 12 मई 1895 में हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग के है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए है वे पारे लिखते थे, ऑप्शन बी है वे उपन्यासकार थे, ऑप्शन सी है वे प्रसिद्ध नाटककार थे और ऑप्शन डी है वे पारे बोलते थे, संभाषण करते थे। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे पारे बोलते थे और संभाषण करते थे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी 15 नंबर के राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी है विनोद भावे, ऑप्शन नंबर सी है जगदीश चंद्र माथुर जी और ऑप्शन नंबर डी है जे कृष्णमूर्ति जी। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि शिक्षा पाठ एक संभाषण है और जिसको लिखे हुए हैं कौन? तो जे कृष्णमूर्ति जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है राजस्थान में और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा में। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म जो है ना आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है गद्य खंड के तरफ से, यानी कि गद्य खंड के तरफ से जितने भी चैप्टर आते हैं ना, सबके सब हमने समाप्त किया, चाहे बातचीत चैप्टर से हो लेकर के और टोटल हमने उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, उसके बाद हो गया रोज हो गया, ठीक है, एक लेख एक पत्र हो गया, ओ सदानीरा हो गया, सिपाही की माँ हो गया, परगीत और समाज हो गया, जूठन हो गया और शिक्षा हो गया, तिरिछ हो गया, यानी टोटल चैप्टर हमने समाप्त किया गद्य खंड के तरफ से। अब हम लोग चलते हैं पद खंड की तरफ से। तो अगर आप चाहते हैं कि पद खंड वाला आपको पूरा फुल ट्यूटोरियल मिले तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ में अगर चाहेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइंस सीखो के आपको इस पर मिलेगा, साइंस सीखो के साथ साथ कॉमर्स एंड आर्ट भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में और अगले न्यू चैप्टर